अस्सलाम वालेकुम। मैं हाजिर हुई हूँ एक लास्ट एपिसोड के साथ। हम नावल पढ़ रहे थे माह मोहब्बत। नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश करूँगी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आइए बढ़ते हैं अपने नावल की तरफ। भी को रात को खाना खामोशी से सब खा रहे थे जब हानम की आवाज़ पर सब इसकी तरफ मतवज्जो हुए। बाबा जान, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हानम की लरजती सी आवाज़ पर सबको अंदाजा हो गया था कि वो रो रही है। क्या बात है हानम? युसरा बेगम की नरम आवाज पर जब्त नहीं कर सकी अपने आंसू। अम्मा जान, मुझे आप सबसे अपने रवैये की माफ़ी मांगनी है। मैं ज़्यादा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा जज्बाती हो गई थी। मुझे माफ़ कर दें। हानम की बात पर दिलावर खान और युसरा ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दिए। ये लड़की बहुत हसास थी, वो जानते थे। हमें तुम्हारा रवैया बुरा नहीं लगा हानम, क्योंकि हम तुम्हारा रद्दमल फितरी था और हमारी बेटी माफ़ी मांगते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। दिलावर खान की नर्म और मुस्कुराती आवाज़ पर हानम का एहसास नदामत कुछ कम हुआ था। हाँ भाभी, और रोते हुए तो आप बिल्कुल चुड़ैल लग रही हैं। इत्तेसाम की बात पर मामा से घूरा था और अपनी जगह से उठते हुए दोनों हाथ कमर पर टिकाकर वो बिल्कुल लड़ाका औरतों की तरह इत्तेसाम खान का भांडा फोड़ दिया था। मेरी मम चुड़ैल नहीं है चाचू, बल्कि चुड़ैल तो वो आंटी हैं जिससे आप मिलने जाते हैं जमीनों पर। अजीब आंखें हैं इसकी, और इसके साथ मुस्कुराते हुए बात करते आप बिल्कुल एक जिन ही लगते हैं। इस मामा की बात पर सबने हैरत से इत्तेसाम को देखा था, जो मदद तलब नजरों से हानम को देख रहा था। हानम अपने आंसू साफ करते हुए अपने कंधे उचका गई, जैसे कह रही हो, तुम्हारा मामला है, मैं क्या करूं? छोटे खान, क्या आप किसी लड़की से मिलते हैं? युसरा बेगम की सदमे भरी आवाज पर वो गड़बड़ा गया था। अम्मा जान, वो दादी जान, मैं आपको बताता हूँ, ये पिछले 1 साल से इस चुड़ैल को मिलने जाते हैं जो खेतों के पास बाग है ना, अमरूद वाला, वहां है ना चाचू? एहतसाम अब समामा को घूरा था, जो अच्छी खासी इसकी बैंड भिजवाकर अब मासूम बन रहा था। एहतसाम तो इस वक्त को कोस रहा था जब वो उस मामा को साथ लेकर जाता था। हमें तुमसे ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी छोटे खान, दिलावर खान ने तासुफ से कहा। बाबा जान, सामी किसी लड़की को पसंद करता है और इससे शादी करना चाहता है। वो खान का ही इंतजार कर रहा था कि जब वो आएंगे तब आपसे बात करेगा। वो बहुत मोहब्बत करता है इस लड़की से। देखा तो मैंने भी नहीं है इसे अभी तक, और नाम भी नहीं जानती, क्योंकि इत्तेसाम खान भी नाम जाने बगैर ही इससे मोहब्बत करते हैं। प्लीज़ इत्तेसाम को गलत मत समझे, क्योंकि इस मामा जो मिर्च मसाला लगा रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। हानम ने शाइस्ती से बात संभाली थी। आज के बाद तुम इस लड़की से नहीं मिलोगे, क्योंकि कल हम इसके घर रिश्ता लेकर जाएंगे। दिलावर खान ने मुस्कुराकर इत्तेसाम को देखते हुए कहा। शुक्रिया बाबा जान, और शुक्रिया भाभी। इत्तेसाम की खुशी इसके चेहरे से आया हो रही थी। और मेरा शुक्रिया? इस मामा ने इत्तेसाम को घूरा था। बेटा, तेरी तो हड्डियां मजबूत करता हूँ आज मैं। इत्तेसाम ने धीमी आवाज में इसके कान में सरगोशी की। दादा जान, चाचू। अच्छा अच्छा, शुक्रिया मेरे बाप। खबरदार, अब बाबा जान से कोई शिकायत की तो। इत्तेसाम इसकी ब्लैकमेलिंग को घूरते हुए बोला तो इस मामा ने अपने फर्जी कॉलर झाड़े। दैट्स बेटर, और अगली दफा मुझे धमकी नहीं देनी, वरना बहुत पछताएंगे आप। वो तो ना भी दूं तब भी पछताता हूँ। इत्तेसाम बड़बड़ाते हुए खाने की तरफ मतवज्जो हो गया, जबकि अक्सम ने मुस्कुराते हुए अपनी फैमिली को देखा था। अक्सम की नजर हानम पर उगसी गई थी। वो बेखुदी में इस दुश्मन जान को देख रहा था जो खाना खाने में मसरूफ थी। अचानक अक्सम को कुछ याद आया तो वो हानम की तरफ थोड़ा सा झुका और बोला, सब्जियों वाली रोटी खाने चले? अक्सम की सबके सामने इस कदर नजदीक पर वो बौखलाहट का शिकार हो गई थी और इसे घूरते हुए बोली, हटे पीछे, और खबरदार, जो मेरी नासमझी में की गई बातों पर मेरा मजाक उड़ाया आपने। हानम की धमी आवाज पर पापा मुश्किल अपने कहके का गला घोट गया था। वरना क्या करेंगी मिसिस खान? ज्यादा कुछ नहीं, बाबा जान से शिकायत करूंगी आपकी। हानम भी इसी के अंदाज में बोली। भाई, रोमांस बाद में कर लीजिएगा, अभी प्लीज सब देख रहे हैं। इत्तेसाम की शरारत भरी सरगोशी पर हानम और अक्सम दोनों ने इसे घूरा था, जबकि वो मुस्कुराते हुए खाने की तरफ मतवज्जो हो गया था। हानम बेटा, क्या हुआ, नींद नहीं आ रही क्या? इसरा बेगम जो हॉल से होते हुए किचन में जाई थी, वहां मौजूद सोफे पर हानम को देखकर बोली। हानम जो अक्सम को अपने कमरे में जाता देखकर अब सोच रही थी कमरे में जाए या नहीं। इसरा बेगम की आवाज पर वो अपनी हालत को दुरुस्त करते हुए उठ हुई और बोली, अम्मा जान, मैं बस जा ही रही थी। हानम ये बोलकर अपने कमरे की तरफ आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाने लगी। अक्सम की बातें इसके दिल धड़कन को मजीद तेज कर रही थी
असमामा को भी अक्सम ने सुबह पिज्जा खिलाने की लालच दी, जिसे इसने खुशी इसलूबी मान लिया। और आज रात वो भी इर्तिसाम के कमरे में था। हानम आहिस्ता से दरवाजा खोलकर जैसे ही अंदर दाखिल हुई, सामने बेड पर अक्सम को लेटे देखकर वो चंद पल अपनी जगह से हिल ना सकी। अक्सम जो दरवाजा खुलने की आवाज पर दरवाजे की तरफ मतवज्जो हुआ था, सामने ही वो नाखून चुबाते हुए दरवाजा बंद कर रही थी। शुक्र है तुम्हें याद तो आया कि एदद शोहर भी है कमरे में, जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अक्सम ने मुस्कुराते लहजे में इससे शिकवा किया था। खान में बस आ ही रही थी। असमामा कहाँ है? हानम से नजरें मिलाए बगैर बात बदल गई। वो अपने चाचू के कमरे में है, क्योंकि इसने सुबह मेरे साथ सब्जियों वाली रोटी खाने जाना है ना, इसलिए। अक्सम की बात पर हानम ने इसे घूरा। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं खान? मेरे बाप की तौबा जो मैं तुम्हारा मजाक उड़ाऊं? अक्सम अपने कानों को हाथ लगाते हुए बोला। हानम ने बस अक्सम को घूरने पर इत्तेफाक किया। वैसे मेरा एक दोस्त है जो बेबी देता है, तो क्या ख्याल है हानम, बेबी लेने चले? अक्सम मुस्कुराहट जब्त करते हुए बोला। हानम ने अक्सम को देखने की गलती बिल्कुल नहीं की थी। इसकी बेजर सी बात पर इसके रुखसार दहक उठे थे। सुर्खियों ने इसके चेहरे का जैसे बसेरा कर लिया। अक्सम बेखुद होते हुए अपनी जगह से उठा, इसके मुकाबले आया जो फर्श पर निगाहों का तसलसल बरकरार रखे बेड से जरा फासले पर खड़ी थी। अक्सम ने इसे शानों से पकड़कर अपने करीब किया और खुमार आलूदा लहजे में बोला। नजरें तो तब भी तुमसे हटने से इनकारी थी जब तुम शर्मो हया के मायने से वाकिफ भी नहीं रखती थी, लेकिन अब तो दिल फकत तुम्हारी सुर्खी का असीर हो गया है। बेखुद इससे हसीन नजारा अक्सम खान ने आज तक नहीं देखा। बोलते हुए वो झुका था और इसकी पेशानी पर अपनी मोहब्बत का लम्स छोड़ते हुए पीछे हटा। हानम ने आंखें बंद करके इसके लम्स को महसूस किया था। अक्सम जैसे ही पीछे हटा, हानम की आंखों से निकलते आंसू देखकर ठटक गया। क्या हुआ हानम, तुम रो क्यों रही हो? मेरी कोई बात बुरी लगी क्या? अक्सम इसके चेहरे के दोनों हाथों में थामे एक दीवाने की तरह सवाल कर रहा था। हानम ने अपना सर नफी में हिलाया। अक्सम ने इसके कंधों से थामते हुए बेड पर बिठाया और खुद घुटनों के बल इसके कदमों में बैठते हुए बोला। क्या तुम इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हो? हानम ने फिर से अपना सर नफी में हिलाया और मुंह से कुछ ना बोली। हानम, हुआ क्या है यार? अब तो मुझे परेशानी हो रही है। खान, आप मुझे छोड़कर तो नहीं जाएंगे ना? हानम ने मासूमियत से सवाल पूछा तो अक्सम का रुका सांस बहाल हुआ था। नहीं जाऊंगा यार, वादा करता हूँ। अक्सम इसके दोनों हाथों को अपने हाथों में थामते हुए मुस्कुरा कर बोला। हानम नम आंखों से मुस्कुराई थी। बारिश के बाद फूलों पर ठहरी शबनम की तरह इसकी पलकों पर आंसू चमक रहे थे। अक्सम बेसाख्ता इसके करीब हुआ था और अपने लबों से इन मोतियों को चुनते हुए पीछे हुआ था। इंतहाए इश्क हो तुम मेरी, ये बोलकर वो इसके मुकाबिल बेड पर बैठा, जो अपनी रवानगी से हटती धड़कनों को मजीद मुंतशिर होने से रोक रही थी और गहरे सांस लेकर खुद को नॉर्मल कर रही थी। अक्सम ने मुस्कुरा कर इसे देखा और इसके सर पर बोसा देकर उठ गया और बेड की दूसरी साइड पर जाकर लेट गया। थोड़ी देर बाद हानम अपनी कैफियत पर काबू पाकर अक्सम को सोने का यकीन करते हुए वो बेड के दूसरी तरफ करवट बदल कर लेट गई। अभी चंद लम्हे ही हुए थे जब अक्सम ने इसका बाजू पकड़कर इसे अपनी तरफ खींचा। वो सीधी इसके सीने से टकराई थी। मेरा दिल बगावत कर चुका है हानम, अब सिर्फ तुम्हारी कुर्बत लगाम डाल सकती है इसे। अक्सम ये बोलकर करवट बदल गया और साथ ही लाइट ऑफ कर गया था। हानम ने पुरसुकून होते हुए अक्सम की पनाहों में खुद को सौंप दिया था। किस्मत भी इनके मिलन पर मुस्कुराई थी। अगली सुबह जब वो उठा तो हानम कहीं नहीं थी। गुजरी शब के स्याको सुबह इसके जहन में आते तो वो बेसाख्ता मुस्कुराया था। इसकी मुस्कुराहट को अपने लबों पर सजाए वो वॉशरूम की तरफ फ्रेश होने के लिए चला गया था। सब नाश्ते की मेज पर अक्सम का इंतजार कर रहे थे। अक्सम अपनी पुरजोश आवाज से सलाम करते हुए किचन में दाखिल हुआ तो सामने ही हानम बैठी थी, जो अक्सम के देखने पर अपनी नजरें झुका गई थी। अक्सम आहिस्ता से कदम उठाते हुए इसके साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। भाई, आज आप लेट आए हैं, नाश्ते के लिए खैरियत ही है ना? इत्साम की जुबान पर खुजली हुई तो हानम को झुका सर मजीद झुक गया। वो अक्सम से निगाहें मिलाने से इज्तनाब बरत रही थी। चाचू, पापा को छोड़िए और ये बताएं, आज सुबह आप कहाँ गए थे? फजर की नमाज पढ़ने में 2 घंटे लगते हैं क्या? इस्मामा इत्तिसाम को देखकर मासूमियत से बोला तो इत्तिसाम ने इसे घूरा था, जो हर वक्त इस पर धमाके करता रहता था। आज सुबह वो फजर की नमाज के बाद इस लड़की से मिलने गया था और इससे बताने गया था कि इसके बाबा जान आज इनके घर आएंगे। और ये बात इस्मामा से इसने रात में कुछ ज्यादा ही खुशी होते हुए डिस्कस कर दी थी और नतीजा हर बार की तरह फिर से भयानक निकला था। सबकी तवज्जो खुद पर महसूस करते हुए इसने अपने 32 दांतों की नुमाइश करना जरूरी समझा। मैं तो सैर करने गया था बाग तक। इत्तिसाम की बात पर अक्सम ने बमुश्किल मुस्कुराहट दबाई थी।
जबकि युसरा और दिलावर खान ने इसे घूरा था। मॉम, मैं ये नाश्ता नहीं खाऊंगा, मुझे नूडल्स बना दें प्लीज। मामा अपने सामने पड़े पराठे को देखकर मुंह बनाते हुए हानम से बोला। इससे पहले हानम कोई जवाब देती अक्सम की बात सब घर वालों के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर गई थी। सेम, तुम मोटे धागे खाते हो? सब जानते थे कि अक्सम ने हानम को चुराने के लिए ऐसा कहा था। हानम ने अक्सम को देखने की जहमत अब भी नहीं की थी। पापा नूडल्स बोलते हैं इनको, और आपको नहीं मालूम? मेरी मॉम बहुत अच्छे नूडल्स बनाती हैं। मामा का मक्खन लगाना अपने अरूज पर था। हानम, क्या वाकई इनको नूडल्स कहते हैं? अक्सम ने मुस्कुराहट लबों पर होकर बरह रास्त अब हानम को मुखातिब किया था, जो अक्सम को घूरते हुए उठकर मामा के लिए नूडल्स बनाने चली गई थी। भाईजान, आप जानबूझकर शेरनी के पंजे में हाथ डाल रहे हैं। एहतसाम की सरगोशी पर अक्सम मुस्कुराया था। बड़े खान, ये नाश्ता करके तैयार हो जाओ, क्योंकि हमें एहतसाम की पसंद की हुई लड़की के घर जाना है। जितनी देर हम करेंगे, ये गधा उतना ही बेसब्रा होता जाएगा। दिलावर खान नाश्ता करके अपनी जगह से उठे और अक्सम को हुक्म देते हुए किचन से बाहर चले गए। कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा? इत्तेसाम ने खुद को चुटकी काटते हुए बेयकीनी से कहा। चाचू, अब बिल्कुल ख्वाब नहीं देख रहे, क्योंकि जिन लोग ख्वाब नहीं देखते। इस मामा ने इत्तेसाम को गोया याद दिलाया था कि वो इंसान है ही नहीं। इत्तेसाम ने इसे घूर कर तो इस सामा ने दायां अब्रूज काकर इसे देखा। भाई, आपका बेटा दुश्मन है मेरा। इत्तेसाम की मसनूई खफगी पर अक्सर मुस्कुराया था। माँ ने सिखाया होगा सब इसे। पापा, मॉम के बारे में मजाक में भी कुछ नहीं। भाई, भाभी के बारे में मैं भी कुछ नहीं सुनूंगा। असमामा और इत्तेसाम के पास पर अक्सर ने दोनों को घूरा था। एक चमचा कम था, अब दूसरा भी आ गया। अक्सम बड़बड़ाते हुए बोला। भाई, कुछ कहा क्या? इत्तेसाम इसे बड़बड़ाते देखकर बोला। नहीं। हानम, मेरे कपड़े निकाल दो आकर, मुझे बाबा के साथ जाना है। अक्सर इत्तेसाम के जवाब देकर हानम से बोला, जो उस मामा के आगे नूडल्स रख रही थी। हानम ने अक्सम को घूरा, फिर वो बगैर किसी की परवाह किए मुस्कुराते हुए दाएं आंख का कोना दबाकर अपनी जगह से उठा और वहां से निकलता चला गया, जबकि हानम ने बदमुशील की हरकत को हसन करने की कोशिश की थी। इत्तेसाम के बताए हुए ड्रेस पर जैसे ही अक्सम और दिलावर पहुंचे, सामने खुशबख्त का दरवाजा बंद करते देखा। खुशबख्त ने भी दिलावर को पहचान लिया था। तुम? दिलावर खान की हालत ऐसी थी जैसे काटो तो बदन में खून नहीं। खान साहब, आप यहाँ? खुशबख्त की कमजोर लरजती आवाज पर दिलावर खान ने अपनी कैफियत पर काबू पाया था। हमें तुमसे कुछ बात करनी है खुशबख्त। इत्तेसाम का ख्याल आता ही दिलावर खान ने खुशबख्त से कहा, तो इसने घर का दरवाजा खोलते हुए दोनों को अंदर दाखिल होने का इशारा किया और फिर खुद भी इनके साथ ही दाखिल हो गया। वक्त सबको अब कहाँ खड़ा करने वाला था ये तो कोई नहीं जानता था, लेकिन शायद अब बिछड़े लोगों का मिलन होने वाला था। दोपहर को हानम उस मामा को खाना खिलाने के बाद किचन में बर्तन रखकर वापस आ रही थी, जब हाल में दाखिल होती शख्सियत को देखकर वो साकित रह गई थी। खुशबख्त और मरियम का हाल भी मुख्तलिफ ना था। रेहा अक्सम और दिलावर खान के साथ पीछे थी। मरियम तकरीबन भागने वाले अंदाज में हानम के पास पहुंची और इसके चेहरे को थामते हुए इस पर दीवाना वार बोसे देने लगी। हानम वैसे ही बेहिस हरकत खड़ी थी। हानम, मेरी बच्ची। मरियम की आवाज पर वो जैसे होश में आई थी। बेसाख्ता इसके कदम पीछे की तरफ उठे थे। नहीं, नहीं हूं मैं आपकी बच्ची। सुना आपने? नहीं हूं मैं आपकी कुछ लगती। हानम चीखते हुए बोली थी। अक्सर ने आगे बढ़कर इसके कंधों से थामा था। हानम कांप रही थी और इसका सांस उखड़ रहा था। हानम, रिलैक्स। अक्सर ने इसको शानों से पकड़कर नरमी से कहा। खान, इनको बोले यहां से चली जाएं। मर गई इनकी बेटी इनके लिए। अब क्या देखने आए हैं ये लोग कि हानम वाकई मरी है या नहीं? हानम का रद्देमल सबकी तवक्को के बरअक्स था। स्टॉप इट हानम, क्या बचपना है ये? अक्सर ने सख्ती से हानम को शानों से थाम कर कहा था। खान, इन लोगों ने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। अगर आपकी जगह कोई जालिम इंसान होता तो मैं तो मर जाती खान। वो तो खुदा को ना जाने कौन सी मेरी अदा पसंद आ गई थी, मुझे इस फैमिली का हिस्सा बना दिया, वरना ये तो मुझे सरेआम बेच। आप भी बस करें। अगर आप तड़पी हैं तो हमने भी हर उभरते सूरज के साथ इस उम्मीद को बांधा था कि एक ना एक दिन हम जरूर मिलेंगे। हम भी तड़पे हैं आप भी, आपसे मिलने के लिए। रेहा की आवाज पर वो रुकी थी। 17 साल रेहा वो बहु इसके जैसी थी, सिवाय आंखों के रंग के। थोड़े नैनकुश भी मुख्तलिफ थे, लेकिन नजदीक से देखने पर वो बिल्कुल इसके जैसी ही लगती थी। हानम ने पलटकर रेहा को देखा था, तो जो नाम आंखों से हानम को देख रही थी। रूह।
हानम अक्सम के हाथ हटाते हुए इसके पास आई थी और इसे गले से लगाकर खूब रोई। आंसुओं ने 10 साल की मोहब्बत को दोबारा उजागर कर दिया था। सारी रंजिशों को धोकर वो अब अपने माँ बाप के गले लगी थी। सारे शिकवे खत्म होने के बाद इसे मालूम हुआ था कि इर्तिसाम और रेहा के बारे में सब जानता था और इसने जानबूझकर इससे सब छुपाया था। दिलावर खान ने खुशबख्त से मिलकर पुरानी बातों को भुलाए एक नई शुरुआत की तरफ कदम बढ़ा रहे थे। ठीक 1 माह बाद की डेट फिक्स हुई थी दोनों की, और इन सब से कोई बेखबर था तो वो था इर्तिसाम, जो एक मीटिंग के सिलसिले में बाहर था। हानम अपने माँ बाप के पास घर रुकने के लिए चली गई थी, जबकि अक्सम का मुंह बन गया था। इसके फैसले पर इसने काफी दफा हानम को इशारों इशारों में मना किया, लेकिन वो इसे मुकम्मल नजरअंदाज करते हुए दिलावर खान से इजाजत लेकर अपने घर चली गई थी। रात को इत्तिसाम की वापसी हुई तो घर में खामोशी का राज था। वो फ्रेश होकर अक्सम के कमरे की तरफ आया। नॉक करके वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, सामने का मंजर देखकर वो अपनी जगह साकित रह गया था। अक्सम का सारा कमरा बिखरा पड़ा था। बेडशीट आधी बेड पर और आधी कालीन पर बिखरी हुई थी। सरहाने एक बेड पर और एक वॉशरूम के दरवाजे के करीब पड़ा था। ड्रेसिंग टेबल से आधी चीजें नीचे गिरी हुई थी। कपड़े अलमारी से बाहर निकलकर झांक रहे थे और अक्सम सोफे पर बैठा मामा के साथ मोबाइल पर गेम खेलने में मसरूफ था। दोनों बाप बेटा इस कदर मगन अंदाज में गेम खेल रहे थे कि इर्तिसाम के दाखिल होने पर भी वो मुतवज्जो ना हुए। इर्तिसाम ने गहरी सांस फिजा में खारिज करके अपने नफासत पसंद भाई को देखा था, जो इस वक्त बिखरे कमरे में सुकून से बैठा था। लगता है भाई भाभी से लड़ाई हो गई है, जो कमरे का ये हाल हो गया है। इर्तिसाम खुद से बड़बड़ाया और आहिस्ते से चलते हुए इनके पास आया और दोनों को अपनी तरफ मुतवज्जो किया। भाई, भाभी कहाँ है? नजर नहीं आ रही? क्या अम्मा जान के कमरे में है? और कमरे का क्या हाल बनाया हुआ है आपने? इंतजाम के सवालों पर दोनों बाप बेटे ने इसको देखने लगे। तुम्हारी भाभी तुम्हारे ससुराल गई हैं, छोटे खान, और ये सारा कमरा इस लाडले ने गुस्से में बिखेरा है, क्योंकि वह इसे साथ लेकर नहीं गई। अक्सर मुस्कुराते हुए उस मामा को देखकर बोला, जो दोबारा मोबाइल पर गेम खेलने में मसरूफ हो गया था। मतलब भाभी को सब मालूम हो गया? इत्तेसाम ने धीमी मगर सदमाती आवाज में पूछा। हाँ, इसीलिए तो नाराज होकर चली गई हम सबसे घर अपने घर। अक्सर ने अपनी मुस्कुराहट को जब्त करते हुए वो मुश्किल अपने चेहरे पर संजीदगी तारी करते हुए कहा, भाई यार, मैं तो उनको सरप्राइज करना चाहता था, ये क्या हो गया? और अगर वो नाराज होकर जा रही थी तो आपने रोका क्यों नहीं इनको? इत्तेसाम ने परेशानी से अपनी पेशानी मसली। हाँ, जैसे तो मेरी बातों पर वो सदा ही लब्बैक कहती है, काट खाने को दौड़ती है तुम्हारी भाभी जब इसकी तबीयत के बरकस कोई बात हो जाए। अक्सर मैं इत्तेसाम को मस्जिद तंग करते हैं, मजे से इसका चेहरा देख रहा था। इल्जाम 5 मिनट कमरे में इधर उधर चक्कर काटने के बाद वहां से जाने लगा तो अक्सर ने इसे रोका। छोटे खान, कहाँ जा रहे हो? भाई, भाभी को लेने जा रहा हूँ। गलती मेरी है तो सजा भी मुझे मिलनी चाहिए ना, आप सबको कोई। इत्तेसाम के संजीदा जवाब पर अक्सम का कहका पूरे कमरे में गूंजा था, जबकि इत्तेसाम ने ना समझी से अक्सम को देखा था, जो पागलों की तरह हंस कर लोटपोट हो रहा था। तुम वाकई जल्दी बेवकूफ बन जाते हो, अक्सम हंसते हुए बोला। इत्तेसाम ने अक्सम को घूरा था। यार, वो कुछ दिनों के लिए अपने मायके गई है, आ जाएगी। अक्सम के जवाब पर इत्तेसाम के चेहरे पर सुकून की परछाई अक्सम को वाज़ेह उतरती हुई महसूस हुई थी। भाई सच बोल रहे हैं ना? पापा सच बोल रहे हैं, और हम कल मॉम को वापस लेने जाएंगे, है ना पापा? मामा ने इनकी गुफ्तगू में मुदाखलत करते हुए आखिरी बात पर अक्सम को यकीन दहानी चाहिए। बिल्कुल, तुम्हारी मॉम को कल वापस आना ही होगा। अक्सम मुस्कुराते हुए इसके बाल बखेर गया था। ओह, तो मतलब यहाँ हर गुजरते लम्हे का शुमार किया जा रहा है? एहतसाम शरारत से बोला तो अक्सर झनक गया इसके सवाल पर, क्योंकि वो वाकई हानम को बहुत मिस कर रहा था। भाई, आर यू ब्लशिंग? एहतसाम ने इसके चंबे पर चोट की तो अक्सम ने इसे घूरा। सोफे से एक कुशन उठाकर इसका निशाना बांधा, जिसने बर वक्त दरवाजे के पास पहुंचकर खता किया था। भाई, बूढ़े हो गए हैं आप, इसीलिए आपका निशाना भी खता हो गया। इत्तेसाम इसको चढ़ाते हुए बाहर की जाने भागा था, क्योंकि अक्सम अब अपनी जगह से उठकर इसके नजदीक आ रहा था। इसके जाने के बाद अक्सम ने एक नज़र खाली बेड को देखा और लंबी सांस ली। यार हानम, वापिस आ जाओ, कैसी नींद आएगी मुझे? अक्सम खुद से बड़बड़ाते हुए कमरे की बिखरी चीजों को समेटने लगा। अगले दिन जब मामा और अक्सम तैयार होकर हानम को
واپس گھر لانے کے لیے جانے والے تھے۔ دلاور خان نے دونوں کو ڈانٹ کر سختی سے انہیں منع کر دیا تھا کیونکہ ان کا ماننا تھا حرم کافی دیر بعد اپنے والدین سے ملی ہے تو اس لیے وہ جب تک رہنا چاہے گی رہے گی۔ اقسم اور ماما نے ارتسام کو اس بات پر خوب پیٹا تھا کیونکہ اسی نے بابا جان کے کان بھرے تھے۔ اقسم کی جہاں بے چینی میں دن بدن اضافہ ہو رہا تھا وہی ہانا مزے سے اپنی بہن کی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو چکی تھی۔ اس دوران اقسم نے دلاور خان سے مشورہ کر کے گاؤں میں ہسپتال کھولنے کا ارادہ کیا اور اس پر کام شروع کروا دیا۔ وقت کا کام تھا گزرنا، سو وہ گزر ہی جاتا ہے۔ آخر کا وہ دن بھی آ گیا جب ریحا ارتسام کی دلہن بنی اس کے کمرے میں بیٹھی تھی اور حانم بھی حویلی میں واپس آ چکی تھی۔ ارتسام اپنے دوستوں سے فارغ ہو کر کمرے میں پہنچا تھا، بیڈ پر ریحا کے ساتھ ماما کو باتیں کرتے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ارتسام ماما کو گھورتے ہوئے بیڈ کے نزدیک آیا۔ ریحا نے مسکراہٹ لبوں میں دبا کر ارتسام کو دیکھا تھا۔ چاچو، میں آج آپ کے پاس ہی سونا چاہتا ہوں کیونکہ میرا تنہا اپنے کمرے میں سونے کا دل نہیں کر رہا۔ ماما کے جواب پر وہ دانت پیس کر رہ گیا جبکہ ریحا کی مسکراہٹ لبوں سے آزاد ہو چکی تھی۔ نکلو ابھی کے ابھی میرے کمرے سے ورنہ میں تمہیں اٹھا کر باہر پھینکاؤں گا، ابتسام اسے غصے سے گھورتے ہوئے بولا جو مزے سے بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ میں نہیں جاؤں گا اور اگر مجھے ہاتھ بھی لگایا تو میں آنی کو سب سچ بتا دوں گا کہ آپ کی یونیورسٹی فرینڈ رابی آپ کو پرپوز کر چکی ہے۔ اسپاما کی بات پر ریحا نے ابتسام کو دیکھا جو اس کے دیکھنے پر اپنا سر نفی میں ہلا گیا تھا۔ یار یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں تو جانتا بھی نہیں کسی رابی کو۔ ابتسام نے ریحا کو دیکھنے پر جلدی سے کہا ماما بیٹا آپ آج یہیں سونا اپنی آنی کے پاس۔ ریحا ابتسام کو گھورتے ہوئے بیڈ سے اٹھ گئی تھی جبکہ ابتسام ماما کو گھورتے ہوئے بیڈ کی جانب آیا اور اسے اٹھا کر کمرے سے باہر نکالا جو 2 منٹ میں ہی اس کی پورے سال کی محنت پر پانی پھیر گیا تھا۔ دروازہ لاک کر کے جیسے ہی وہ مڑا سامنے ریحا اسے گھور رہی تھی۔ یار تمہاری قسم میں تمہارے علاوہ کبھی کسی کو دیکھا تک نہیں، یہ جھوٹ بول کر گیا ہے۔ ابتسام کی بات پر وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھی اور اس کے قریب چند انچز کے فاصلے پر رک گئی۔ آپ پر اعتبار ہی تو کیا ہے ڈیئر ہسبینڈ، اور میں جانتی ہوں آپ یہ کبھی نہیں توڑیں گے۔ جب میں نے آپ کو اپنے گھر والوں کے بارے میں سب بتایا تھا تبھی آپ نے میری ہمت باندھی تھی کہ مجھے میری فیملی کو ٹوٹنے نہیں دینا اور آپ ہی سے بھی ملوانے کا وعدہ کیا۔ آپ نے کیا، آپ پر شک کرنا گویا خود پر شک کرنے کے مترادف ہے۔ میری کوشش ہوگی خان کہ میں آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہ دوں۔ ابتسام بھی اکٹک اسے دیکھ رہا تھا جو مسلسل بولتے ہوئے اس کے تمام جذبات کو ایک پل میں جگا گئی تھی۔ اقسم نے اس کا بایاں ہاتھ پکڑا اور اس پر بلیک ڈائمنڈ سے بنا ہوا ایک بریسلٹ پہنا کر اس کی پیشانی پر اپنا حق استعمال کرتے ہوئے اس سے گویا ہوا۔ میری کوشش ہوگی خان کی جان کہ کبھی تم پر کوئی آنچ نہ آئے، تمہیں اپنے فیصلے پر کبھی شرمندگی نہ ہو۔ یہ بول کر اس نے ریحا کو اپنے اثار میں لے لیا۔ ریحا نے پرسکون ہوتے ہوئے خود کو اس کے اثار سے محفوظ کیا تھا۔ قسمت بھی دور کھڑی ان کی خوشیوں کی دعا کر رہی تھی۔ ہانم ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنے جھمکے اتار رہی تھی جب اقسم کمرے میں داخل ہوا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے پیچھے آیا اور اسے اپنے اثار میں لے کر اس کے کندھے پر اپنے تھوڑی ٹکاتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں بولا مجھے واقعی خدا نے نوازا ہے تمہاری صورت میں۔ اقسم کی حرکت کے بعد اس کے الفاظ ہانم کی پلکوں کو لرزنے پر مجبور کر گئے تھے۔ خان چھوڑے مجھے چینج کرنا ہے، ہانم اس کے ساتھ توڑنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ اتنے دن دور رہی ہو بیوی، اب تک گن گن کے بدلے لینے والا ہوں میں۔ اقسم کی زمینی بات اس کے جسم میں سنسنی دوڑا گئی۔ شرم و حیا سے اس کے رخسار دہک اٹھے تھے۔ اقسم نے اس کا رخ اپنی طرف کیا اور دائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں کو اس کی ٹھوڑی کے نیچے رکھا اور اس کا چہرہ اوپر کیا تھا۔ نیلی آنکھوں پر لرزتی پلکوں کی جھالر نے اسے بے خود کیا تو اس نے جھک کر باری باری ان کی دونوں آنکھوں پر اپنا محبت بھرا لمس چھوڑا تھا۔ ہانم نے زور سے اس کی قمیض کو تھام لیا تھا۔ اقسم نے مسکرا کر اس کی غیر ہوتی حالت کو دیکھا تو بے ساختہ اس پر بہت زیادہ پیار آیا۔ وہ ہانم کو اپنے ساتھ میں لے کر اسے پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہانم نے مسکرا کر خود کو اس کی پناہوں میں چھپایا تھا اور اللہ کا شکر ادا کیا تھا جس نے اسے اقسم جیسا ہمسفر دیا تھا۔ 1 سال 3 ماہ بعد باری ہو ڈاکٹر اقسم، آپ کو اللہ نے اپنی رحمت سے نوازا ہے۔ لیڈی ڈاکٹر کے لبوں سے نکلنے والے الفاظ گویا اقسم کے ساتھ ساتھ کوریڈور میں موجود ہر شخص کے دل کو سرشار کر گئے تھے۔ اور میری وائف کیسی ہیں ڈاکٹر؟ اقسم نے بے چینی سے پوچھا تھا۔ وہ بالکل ٹھیک ہیں، ابھی آدھے گھنٹے تک ہم انہیں روم میں شفٹ کر دیں گے۔ ڈاکٹر یہ بول کر وہاں سے چلی گئی جبکہ اقسم نے وہاں موجود دلاور خان، ارتسام اور خوشبخت کو گلے لگا کر مبارکباد دی تھی۔ اس کی خوشی دیدنی تھی۔ اسرا بیگم اور مریم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر اس سے دعا اور مبارکباد دی تھی۔
ریحس ماما کے ساتھ گھر پر تھی، جس سے اب ارتسام موبائل پر کال کر کے باخبر کر رہا تھا۔ خانم کی آج طبیعت خراب ہونے پر اکثر اسے ہاسپٹل لے آیا تھا، جس کے افتتاح اس نے 4 ماہ پہلے کیا تھا۔ وہ ہاسپٹل میں موجود مسجد کی طرف بڑھ گیا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد خانم کو کمرے میں شفٹ کیا گیا تو سبھی اس ننھی پری کی آمد پر خانم کو مبارکباد دینے پہنچ گئے۔ اسرا بیگم، مریم اور خوشبخت نے اس کی پیشانی پر بوسہ دے کر، جبکہ دلاور خان نے اس کے سر پر دستک شفقت رکھ کر اسے مبارکباد دی۔ احتسام سماما اور ریحا کو گھر سے لانے جا چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اکسم کمرے میں داخل ہوا تو سبھی آہستہ آہستہ کمرے سے نکلتے چلے گئے۔ بیبی کاٹ میں موجود اپنی بیٹی کو دیکھتے ہی نمی اس کی آنکھوں میں چمک اٹھی تھی۔ بے ساختہ اس نے اپنی گود میں نرمی سے اٹھایا اور اس کی بند آنکھوں پر بوسہ دیا۔ وہ جا بجا نرمی سے اپنی بیٹی کو محسوس کر رہا تھا۔ جب اس کا دھیان ہانم کی طرف گیا جو آنکھوں میں نمی لیے اسے دیکھ رہی تھی، وہ چلتے ہوئے اس کے پاس آیا اور بولا، خدا کے بعد میں تمہارا شکر گزار ہوں ہانم، جس کی وجہ سے میں اپنی بیٹی کو محسوس کر رہا ہوں۔ شکریہ ہانم۔ اکسم اپنی بیٹی کو ہانم کی گود میں دیتے ہوئے اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا اور اس کی پیشانی پر بوسہ دے کر اسے مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ اس کا نام انفال اکسم ہوگا۔ اکسم اس بچی کو دیکھتے ہوئے مزید بولا تو ہانم نے اسے گھورا، اس کا نام ہادیہ ہوگا۔ دیکھو ہانم، یہ بہت پہلے ڈیسائیڈ ہو چکی ہے تھی کہ بیٹی ہوئی تو نام میں رکھوں گا اور بیٹا ہوا تو تم۔ اب بیٹی ہوئی ہے تو اصولاً میں ہی نام رکھوں گا۔ اکسم نے ہانم سے نرمی سے سمجھایا۔ اس سے پہلے ہانم کچھ بولتی، ماما دروازہ کھولتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ اکسم جلدی سے بیڈ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ریحا بھی اعتصام کے ہمراہ اندر داخل ہوئی تھی۔ مبارک ہو آپی، مبارک ہو بھائی، ریحا اور اعتصام نے یک آواز میں کہا تو ہانم اور اکسم مسکرا دیے۔ خیر مبارک، تم لوگوں کو بھی مبارک ہو۔ موم، شی از سو کیوٹ اینڈ پریٹی۔ سماما اس سرخ و سفید بچی کو دیکھ کر خوشی سے بولا تو ہانم نے مسکرا کر سماما کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ میرا بیٹا۔ موم، یہ باربی میری ہے نا؟ سماما نے ہانم سے پوچھا تو اکسم نے مسکرا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بالکل تمہاری ہے، اور اس کا نام انفال اکسم خان ہے۔ اکسم کے جواب پر وہ خوش ہوتے ہوئے اعتصام کو دیکھ رہا تھا۔ چاچو، شی از مائن، وہ اعتصام کو زبان چڑھاتے ہوئے بولا تھا تو سب اس کی حرکت پر مسکرا دیے تھے۔ خوشیوں نے خان حویلی کا بسیرا کر لیا تھا۔ اکسا نے ہانم کو موبائل پر مبارکباد دے دی تھی اور رات کو آنے کا وعدہ کرتے ہوئے کال بند کر دی تھی۔ زندگی میں دکھ کے ساتھ خوشی اور مشکلات کے ساتھ آسانی ہوتی ہے۔ اس کہانی میں ایک ونی کی رسم کا نقشہ کھینچا گیا تھا، جس میں یہ سب نہیں بتایا کہ ایسا ہوتا ہوگا، لیکن اگر ونی کی گئی لڑکی کو عزت اور محبت دی جائے تو وہ سر اٹھا کر معاشرے میں آپ کی تربیت کے بارے میں بتائے گی۔ اکسم کا کردار ایک ایسے شوہر کے بارے میں دکھایا گیا ہے جو ہر حال میں اپنی بیوی کا ساتھ دیتا ہے، اس کی ہمت باندھتا ہے، اسے اچھے برے کی تمیز سکھاتا ہے، جہاں ڈانٹنا ضروری ہو وہاں ڈانٹتا ہے، جہاں نرمی کی ضرورت ہو وہ نرم ہوتا ہے۔ ہانم کا ایک ایسا کردار تھا جو کچھ لوگوں کی نظر میں شاید دنیا میں پایا ہی نہیں جاتا، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اتنی معصومیت کسی میں نہیں ہوتی۔ اس کی معصومیت کے پیچھے اس کی ماں کا ہاتھ تھا، جس نے اس کے دماغ کی پرورش نہیں ہونے دی تھی، اسے بچی بننے رہنے پر مجبور کیا تھا، ضرورت سے زیادہ توجہ سے احساس کر گئی تھی۔ وہ نہ سمجھتی لیکن اکثر میں سمجھداری سے اسے اپنے اس رشتے کو آگے بڑھایا تھا۔ یہ میں نہیں کہتی کہ ونی کی رسم میں آئی لڑکی کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گی ایسا ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارا مذہب انسانیت کا درس پہلے دیتا ہے۔ انسان اور جانور میں ایک ہی چیز کا فرق ہے، وہ ہے عقل اور شعور۔ جس کے پاس یہ دونوں چیزیں نہیں، وہ جاہل سے بدتر تصور کیا جاتا ہے۔ امید ہے یہ چھوٹے چھوٹے سبق دینے کی کوشش کی گئی ہے اس ناول میں، اور اسے آپ لوگ عملی زندگی کا حصہ ضرور بنائیں گے۔ دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اور یہ تھی ہماری رائٹر کرن رفیق۔ امید کرتی ہوں یہ ناول آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر حاضر ہوں گی ایک نئے ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔